हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने अपवर्तनांक और अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे और आज पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9 है हमारा, जिसमें चैप्टर चल रहा है हमारा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। लेक्चर नंबर 18 है हमारा और आज की हेडिंग है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें पहले क्या होता है, मैं आपको 3 चित्र बनाऊंगा, वो आपको पहले ऊपर बना लेने, उसके बाद थ्योरी लिखना है। मैं जब आपको थ्योरी लिखवाऊंगा तो उसका अलग अलग चित्र बना के समझा दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन पहले आपको 3 चित्र बनाने। पहले मैं चित्र बना देता हूँ। तो हमने अपवर्तन पढ़ा तो उसमें क्या था कि ये कोई भी एक पृथककारी तल थी, ये भी पृथककारी तल है, ये भी हमारा पृथककारी तल है। तो इसके बाद क्या था, हमने ऊपर लिया सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन। और इसमें भी ऊपर सघन माध्यम और पृथककारी तल से ऊपर इसमें भी सघन माध्यम। और पृथककारी तल से नीचे हमने लिया विरल माध्यम, विरल माध्यम। और इसमें भी पृथककारी तल के नीचे हमने लिया विरल माध्यम और इसमें भी हमने लिया विरल माध्यम। फिर आपने देखा जो इसके अविलंबवत होता था पृथककारी तल के, वो होता था हमारा अविलंब। यह है हमारा अविलंब और इस वाले चित्र में भी ये होगा हमारा अविलंब, ये भी होगा हमारा अविलंब। तो जब मैंने आपको अपवर्तन पढ़ाया तो उसमें था कि जब कोई प्रकाश किरण आती थी तो उस प्रकाश किरण को आपतित किरण बोला जाता था और वो अविलंब के साथ आई कोण बनाती थी। जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी, तो इसको हम अपवर्तन बोला करते थे। इसी प्रकार कुछ इसमें है, आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है। तो ये जब अपने सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। ये हट जाती है दूर। वैसे इस किरण को इस वाली पथ पे आना चाहिए था, बट ये अपने मार्ग से दूर हट जाती है, तो ये कोण बनाती है आर। इसे बोला जाता है अपवर्तन कोण। तो इस अगले चित्र में क्या होता है कि ये जो प्रकाश किरण पहले वाले चित्र में आ रही थी तो इसका कोण थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है, वो इस लाइन पर आ जाती है। तो ये क्या होता है, जब आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो यह बराबर हो जाता है सी के, और जो हमारा अपवर्तन कोण हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री। तो यही होता है हमारा क्रांतिक कोण। किसको क्रांतिक कोण बोला जाता है? जो आपतन कोण होता है उसको क्रांतिक कोण बोला जाता है। इस दूसरे वाले चित्र में क्या होता है, एक विशेष कोण होता है जिस पर जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको क्रांतिक कोण बोला जाता है। तो इस तीसरे वाले चित्र में क्या होता है, जब हम जो आपतन कोण होता है उसको थोड़ा और अधिक करते हैं तो क्या होता है, वो प्रकाश किरण होती है जो, अब हमने ये आपतन कोण है इसको थोड़ा और बढ़ाया तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती ही नहीं है, ये पुनः परावर्तित हो जाती है, ये हो जाती है परावर्तित। तो ये होता है हमारा आर और इसे पूर्णांतरिक परावर्तन बोला जाता है। यहाँ पर होता है हमारा अपवर्तन, अपवर्तन। यहाँ होता है हमारा अपवर्तन और ये होता है हमारा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यहाँ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें अपवर्तन नहीं हुआ है,
क्योंकि ये प्रकाश किरण जो आई है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंची ही नहीं है, उसके पृथककारी तल से लौट गई है, यानी कि परावर्तन हो गया है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैंने आपको पहले चित्र में क्या बताया, जब कोई प्रकाश किरण आती है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है आर, इसको अपवर्तन कोण बोला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, आपतन कोण को थोड़ा सा और अधिक करते हैं तो वह जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा चित्र। तो ये तीसरे चित्र में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण होती है वो हमने इधर बनाई, तो इस वाले चित्र में क्या हुआ, हमने आपतन कोण को थोड़ा सा और अधिक किया, तो यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में पहुंचती ही नहीं है, वह उसकी पृथककारी तल से लौट जाती है, यानी कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसको ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब समझते हैं इसकी थ्योरी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब पढ़ने वाले हैं हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थ्योरी। तो हमने पहले चित्र में क्या बनाया, पहला चित्र हमारा कुछ इस प्रकार था, ये पृथककारी तल था, ये था हमारा अविलंब। जब कोई प्रकाश किरण आ रही थी, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोला जाता है, जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है। ये ऊपर था हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम, और नीचे था विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये कोण बनता है हमारा आप आर, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। तो इस वाले चित्र की थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरी आपको लिखनी है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे आप ले सकते हैं कांच, जैसे कांच, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम, विरल माध्यम में ले सकते हैं आप जैसे वायु, जैसे वायु। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, करती है, तो वह अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। जैसे जैसे, जैसे जैसे, तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह अभिलंब, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण हमारा बढ़ता है। तो इसमें आपको आगे लिखना है, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया जाता है, आपतन कोण बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे, वैसे वैसे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर भी बढ़ता है, आर भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन में मैंने आपको 3 चित्र बनाए थे, और इसमें पहला चित्र था हमारा ये वाला जिसमें अपवर्तन ही हो रहा था।
जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, जैसे कांच ले सकते हैं आप, विरल माध्यम में जैसे वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण यानी कि आर हमारा बढ़ता है। तो ये होता है हमारा पहले चित्र में। और दूसरा चित्र किस प्रकार होता है, जब हम आपतन कोण को थोड़ा और अधिक बढ़ाते हैं तो जो हमारा अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वही हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आगे देखते हैं इसको। तो दूसरा चित्र हमारा इस प्रकार था। ये था हमारा पृथककारी तल, ये था अभिलंब। जो हमने पहले चित्र बनाया था, जब हम उसका आपतन कोण बढ़ाते हैं आई, ये आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो यह जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है हमारा। आर बराबर हो जाता है 90 डिग्री। तो ये जो हमारा आपतन कोण होता है आई, वो हो जाता है हमारा क्रांतिक कोण के बराबर। और इसको ही हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। जब वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपतन कोण ही हमारा क्रांतिक कोण होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है क्रांतिक कोण की, एक विशेष आपतन कोण पर, एक आपतन कोण पर एक विशेष आपतन कोण पर आई बराबर हो जाता है हमारा सी। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण हमारा आर बराबर 90 डिग्री हो जाता है हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो क्या होता है हमारा एक विशेष कोण पर जो आई होता है वो हमारा सी के बराबर होगा, यानी कि वो सी हमारा होता है क्रांतिक कोण पर। जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण पर जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो हो जाता है 90 डिग्री के बराबर। तो जो हमारा आपतन कोण होता है वही हमारा क्रांतिक कोण होता है। तो हम इससे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे आई सी या सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं तो ये होता है हमारा क्रांतिक कोण जिसे हम आई सी से या सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा पृथककारी तल और ऊपर लेते हैं हम सघन माध्यम और नीचे लेते हैं विरल माध्यम। ये होता है हमारा अभिलंब। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो क्रांतिक कोण होता है वो हमारा, हम उस मान से थोड़ा सा मान अधिक करते हैं तो ये प्रकाश किरण जो होती है वो दूसरे माध्यम में नहीं पहुंचती है, वहीं से परावर्तित हो जाती है पृथक्कारी तल से। तो यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब हम क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और अधिक करते हैं तो ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना पहुंचकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये होता है हमारा कोण आर। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान थोड़ा सा और अधिक कर दिया जाए और अधिक
कर दिया जाए अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो जब क्या होता है, जब हम क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और अधिक करते हैं तो जो हमारी प्रकाश किरण होती है वो विरल माध्यम में न पहुंचकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। यहाँ पर आप आपतन कोण ना लिखकर क्रांतिक कोण भी लिख सकते हैं। क्रांतिक कोण, क्योंकि जो हमारे पहले चित्र में था वो था हमारा क्रांतिक कोण, इसीलिए आप क्रांतिक कोण भी लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो आगे देखते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। यहाँ पर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एंड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ये आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, तो हमने पढ़ा था क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में हमने क्या पढ़ा था, ये था हमारा अभिलंब, ये था पृथककारी तल। जब कोई प्रकाश किरण आ रही थी वो थी हमारी आई। तो हम इस आपतन कोण को इतना बढ़ा रहे थे कि जो हमारा अपवर्तन कोण था वो हो जाता था हमारा 90 डिग्री। तो आई को हम बोला करते थे सी, जिसे बोलते थे क्रांतिक कोण। तो इसी प्रकार हम ऊपर हमने लिया था सघन माध्यम, सघन, और नीचे लिया था विरल माध्यम। तो इसी प्रकार डेरिवेशन करना है, हमको लगाना है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियमानुसार तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो जब इसको क्रांतिक कोण वाले चित्र से देखा जाए तो हमने ऊपर लिया था सघन माध्यम और नीचे लिया था विरल माध्यम। इसमें अपवर्तनांक किसका होगा, विरल माध्यम का। तो किस प्रकार होगा, सघन एन विरल बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो जो इसमें हमारा आपतन कोण होगा वो होगा हमारा आई होगा वो होगा क्रांतिक कोण आई सी या सी के बराबर। और जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम जब 90 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, आर बराबर 90 डिग्री। तो इससे आगे क्या होगा, सघन एन विरल आपतन कोण को रखेंगे सी, तो हो जाएगा हमारा साइन सी। तो जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इससे आगे क्या होगा, सघन एन विरल तो साइन सी रहेगा हमारा, और नीचे साइन 90 डिग्री हो जाता है हमारा 1। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो इससे आगे क्या करना है, जो सघन है हमको इसको विरल बनाना है और विरल को सघन बनाना है। तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन विरल एंड सघन। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया
कि जब हमारा 1/2 होगा तो ये होता है हमारा 1/2 1 के बराबर। इस वाले फॉर्मूले से ये आया है हमारा। जब आप देखेंगे ये सघन पहले था और विरल बाद में था, तो इसी प्रकार 1/2 तो 1/2n हो जाता था। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जो सघन पहले है तो नीचे आएगा तो विरल हो जाएगा, और जो विरल पीछे है वो सघन आगे, तो पीछे सघन आ जाएगा। तो इससे आगे क्या होगा, ये होगा हमारा साइन सी। तो अब हम इसको साइन को नीचे लाएंगे और अपवर्तनांक को ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin c। तो ये होगा इससे आगे विरल n सघन, तो ये हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा, इसके 3 फॉर्मूले हुए, विरल n सघन बराबर होगा 1/सघन n विरल बराबर होगा 1/sin c। ये होता है हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ये भी दिया रखा होगा 1/2 बराबर 1/sin c। ऑब्जेक्टिव होगा तो ये भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार ही दिया हो, 1/2 भी करके पूछ सकता है। तो ये होता है हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।